इमरान रियाज खान साहब जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो वो मुल्क के लिए ख़तरा कैसे हो सकते हैं कीनते, तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान में वैसे भी वो कहते हैं स्टेशन और सियालकोट जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। जब वो पूछा जी इमरान रियाज कहाँ है, उन्होंने जी कहा जी हमारे पास नहीं है। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम बात करें इमरान रियाज की, तो इमरान रियाज साहब जो हैं एक हफ़्ते से लापता हैं और पुलिस भी जो है उनको ढूंढने से कासिर है। आखिर ये सारा क्या माजरा है? आज हमारे साथ सीनियर जो हैं पर्सन हमारे साथ मौजूद है, हस्साम राना साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं और कोर्ट में क्या बातचीत हुई, ये सारा क्या मामलात है, उनसे इसका हाल अहवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो हम सुनने में आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, एक हफ़्ता ऑलमोस्ट हो गया है कि इमरान रियाज साहब लापता हैं और कोर्ट में भी बड़े शदीद अल्फाज यूज़ किए हैं कि वो कहाँ पर हैं, उनकी तो सिक्योरिटी लाजमी है और पुलिस ढूंढने से कासिर है। ये क्या मामला है सर? इसको ना सबसे पहले इस मामले को देखने की ज़रूरत है कि मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ करवट ली है। जब इमरान रियाज खान साहब जब सियालकोट से बैरून मुल्क के लिए जा रहे थे, वो शायद ओमान के लिए जा रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया सियालकोट पुलिस ने। जब वो सियालकोट पुलिस उनको गिरफ़्तार करके 16 MPO के तहत नज़रबंदी, यानी कि 16 MPO उस बंदे पे लगती है कि जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा हो, कि मुल्क में फसाद फैला रहा हो, कि उसको नज़रबंद कर देते ताकि इसका किसी से रब्ता ना हो। सबसे पहले तो ये है कि इमरान रियाज खान साहब जब मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो वो मुल्क के लिए ख़तरा कैसे हो सकते हैं। एक ही तरीका है कि वो मुल्क के लिए ख़तरा हो सकते हैं कि वो बोलेंगे, वहाँ जाके बातें सच बातें बताएंगे, क्योंकि एक सहाफ़ी के पास उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसकी वॉइस है। जब तक आप उसकी वॉइस नहीं छीनते तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार, पाकिस्तान में वैसे भी वो कहते होते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नाम की है। तो ये मामला चलता है जी सियालकोट पुलिस स्टेशन और सियालकोट जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। जब वो उसकी फ़ैमिली बेल के लिए या ये 16 MPO का जो ऑर्डर है वो कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आती है, लाहौर हाई कोर्ट आती है, तो पता चलता है कि इमरान रियाज तो कल रात ही रिलीज़ हो गए। जिस पे जज साहब कहते हैं कल रात वो कैसे रिलीज़ हो गए। उन्होंने कहा जी इस पे IG को तलब करें। IG आया, उससे पूछा जी इमरान रियाज कहाँ है, उन्होंने जी कहा जी हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके पास नहीं है, फिर किसके पास? उन्होंने कहा जी हमने तो गिरफ़्तार करके जेल भिजवा दिया था। IG जेल खाना जात को बुलवाएं। IG जेल खाना जात आया, उनसे पूछा जी, उन्होंने कहा जी इमरान रियाज हमें मिले ज़रूर थे लेकिन हमने उनको रिलीज़ कर दिया। जिस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि एक बंदे को आप बाहर जाते हुए पहले गिरफ़्तार करते हैं, फिर आप जेल लेके आते हैं, जब वो जेल में आ जाता है फिर आप उसको रिहा कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिस पे चीफ साहब ने, अमीर भट्टी साहब ने जो है DC साहब को बुलाया, DC साहब को बुला के पूछा कि कहाँ है इमरान रियाज खान। उन्होंने कहा जी इमरान रियाज खान साहब को तो हमने रिहा कर दिया। DC और DPO जो होता है वो समझा जाता है कि वो अपने ज़िले की या तहसील की माँ होता है, कि उसके नाक नीचे जो भी जुर्म होगा उसका ज़िम्मेवार मैं उसे समझता हूँ DCO को और DPO दोनों को। लिहाजा दोनों को बुलाया जाता है, लेकिन वो दोनों जो हैं कहते हैं जी हमें डेट चाहिए। तो फिर इस पे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी हम जो है ये आपको 2 दिन की डेट देते हैं, 2 दिन बाद आप हमारे पास CCTV फुटेज लेके आइएगा। जैसे ही CCTV फुटेज आती हैं वो सारा मामला देखते हैं, जज साहब के सामने चलाई जाती है CCTV फुटेज, तो उसमें देखते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को 3 नकाबपोश लोग जो हैं वो गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। अब सवालिया निशान है कि वो कौन लोग हैं, पुलिस के अमले से लेके जाते हैं तो आगे से रिसीव करते हैं, तो वो कौन लोग हैं। अब आपकी बात में बीच में सॉरी, अब ये देखें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके सामने लेके जा रहे हैं और इतने अंदर तक वो आ गए हैं, उनको बाकायदा लेके गए, जानते हैं ना, जान पहचान हो, ये फिर समझ नहीं आ रही। मैं इसी पे बता रहा हूँ, हमारी ना एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पकड़ी गई हैं, कुछ उसमें सनम जवेद तैयबा राजा हैं। तो मैं तैयबा राजा की बेल जब हुई है तो मैं उसे रिसीव करने के लिए गया हूँ। तो जब मैं जेल के अंदर गया हूँ तो मुझे उनका जो प्रोसीजर था 2 घंटे का टाइम था। पहले एक गेट से चेकिंग, दूसरे गेट से चेकिंग, फिर पेपर वर्क करते करते 2 घंटे बाद स्टैम्प पे कई कुछ था। उसके बाद उन्होंने तैयबा राजा जो हमारे हैंडओवर की गेट से आके दोबारा गिरफ़्तार कर ली, वो एक अलग मैटर है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज को हमसे ले गया कोई, या हमने रिहा कर दिया। किसके कहने पे रिहा कर दिया, क्यों कर दिया, कौन ले गया, ठीक है। फिर वो वीडियो आती है, वीडियो में जब देखते हैं तो फिर उस पर जो है DC साहब और DPO साहब कहते हैं जी हमें 48 आवर्स का टाइम चाहिए, जिस पे इमरान भाई के जो वकील हैं वो कहते हैं जी 24 घंटे का। राना साहब जो उनके वकील, उन्होंने कहा जी हम 24 घंटे का टाइम देंगे। फिर चीफ साहब ने कहा जी 2 दिन मैं भी नहीं अवेल, ये जो केस है ये 18 को लगेगा। 18 आ गई, 18 को केस लगा, IG साहब पेश हुए। IG साहब ने कहा जी हम
उन्हें ढूंढने से कासिर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ये वो, जिस पे हाँ सच पिछली पेशी पे डीसीओ को कहा जज साहब ने कि आप ऐसा करें, आप सेक्टर कमांड जो है उनसे रब्ता करें, एजेंसियों से रब्ता करें, एक पाकिस्तानी शहरी गायब है ताकि वो आपको ढूंढने में मदद दे। जिस पे उन्होंने कहा जी हम ज़रूर करेंगे, और वो उन्होंने शायद रब्ता किया। फिर आईजी साहब को कल की पेशी पे ये कहा था जी आप जाके सीसीटीवी कैमरे चेक करें, फुटेज चेक करें, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या हुआ। तो ये सारा मामला था। आज जब आईजी साहब आए तो समात शुरू हुई ना, तो वो समात एक अलग मोड़ की तरफ चले गई। सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान भाई का कुछ पता चलेगा, इमरान भाई का कोई सुराग लगेगा, लेकिन आईजी साहब ने एक उधर कमेंट्स पास किया कि इमरान रियाज खान हमें मतलूब नहीं है, जो शख्स हमें मतलूब नहीं है हम उसे क्यों गिरफ़्तार करेंगे। हो सकता है कि इमरान रियाज खुद छुप गया हो, मे भी ऐसा पॉसिबल भी है सर। कैसे पॉसिबल है कि नहीं। आप ही देखिए, अगर चलिए हो सकता है वो ना भी खुद गायब हुए हों, उनकी सिक्योरिटी उनको पहले जो उतना लेके गए हैं, हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा उनके दिल में कुछ हो, या खुद ही साइड पे चले गए हैं। इमरान भाई से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मेरे उस्ताद भी हैं, वक्तन फ़ौक़तन उनके साथ बैठने को भी मौका मिलता है कि इमरान भाई को जितना मैं जानता हूँ ना, या जिन लोगों के थ्रू मैं जानता हूँ, जैसे कि राय साकिब है, ये सारा एक ग्रुप है। ये ग्रुप मुहिब वतन है, ये लोग छुपने वाले नहीं हैं, ये अपनी आवाज़ बंद करने वाले नहीं हैं। ये सारा ग्रुप जो है ये अरशद शरीफ ग्रुप है, ठीक है। ये मर सकते हैं, आवाज़ नहीं बंद कर सकते। अगर इमरान भाई अपनी मर्ज़ी से कहीं गया होता ना, तो इमरान भाई का व्लॉग लाजमी आता, इमरान भाई की खबर लाजमी आती। वो चुप नहीं थे करने वाले इस हालात में, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो हो सकता है उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो, उनको इस तरह बैड इमेज बनाने के लिए। कुछ तो उनके साथ हो रहा है ना, मिसहैप कुछ तो हुआ है। नहीं, मिसहैप हुआ है, हर बंदे को पता है। यही मैं बात बताना, जब ये बात हुई तो चीफ साहब ने भी इस पर कहा हाँ हो सकता है, जिस पे इमरान भाई के वालिद साहब ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा जी मैं आके बात करना चाह रहा हूँ। तो जिस पे चीफ साहब ने कहा जी आ जाएं आप रोस्टम पे। जब वो रोस्टम पे आए उन्होंने 2-4 लफ्ज़ कहे जिसकी वजह से पूरा जो है आपकी कोर्ट है वो आबदीदा होगी। उन्होंने एक तो कहा कि जी मेरा कसूर है सारा कि मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया, और सबसे बड़ा कसूर मेरे वालिद का है जिसने मुझे सच बोलना सिखाया। फिर उन्होंने एक बात और कही जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे थी। उन्होंने कहा या तो उसे मार दें, हमें पता चल जाए कि वो मर गया और हमें सब्र आ जाए, ठीक है। ये सबसे तकलीफ़ दे बात थी कि एक बाप इस लेवल पे चला गया कि अगर आप मेरे बेटे को नहीं देना चाहते, कम से कम उसे मार दें, उसकी लाश हमें मिल जाए, हम उसका जनाजा कफन दफन करके, ताकि हमें सब्र आ जाए कि हम मर गया है, इस तरह हमें तड़पाए ना। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वर्ड कहा उधर, उन्होंने कहा जी चीफ साहब अब मेरा बच्चा वापस कर दें, मैं आपको दिवा देता हूँ कि आपके बच्चे सलामत रहें। जिस पे चीफ साहब ने उन्हें कुछ कहा तो उन्होंने इशारा करके कहा जी मुझे ऊंचा सुनता है, मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं सकता। फिर वो आके बैठ गए। फिर अज़हर सदीक़ साहब जो हैं सीनियर लॉयर हैं, पीटीआई के केसेस भी देखते हैं, वो इमरान भाई के लॉयर हैं, तो उन्होंने केस की समाअत में फिर मुदाखलत की, जिस पे चीफ साहब थोड़े से अग्रेसिव हुए, उन्हें मना किया जी पहले मुझे आईजी साहब की गुफ्तगू सुनने दें, जिस पे अज़हर साहब चुप कर गए। फिर अज़हर साहब ने कहा जी ये आईजी साहब क्या करेंगे, ये आईजी साहब तो मेरे घर में पेट्रोल बम फेंके गए, मेरे घर पर आके फायरिंग की गई, उसके मुल्ज़मान को नहीं अभी पकड़ सके, ठीक है। इस पर सवालिया निशान है। फिर अज़हर भाई ने जो सबसे अच्छी बात की, उसने कहा जी मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर्स, फेसबुक, ट्विटर हैंडलर्स, ये सब वो लोग हैं जो हमें लम्हा बलम्हा अपडेट देते हैं। ये लोग अगर गए हैं, जना हाउस गए हैं, इनका कसूर क्या है जी, कवरेज दे रहे हैं। अगर ये ना उधर होते तो आप लोगों को फुटेज कैसे मिलती। तो खुदारा इनको तो ना उठाएं। जिस पे आईजी साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी हमें 35,000 बंदा मतलूब है, जिसमें से हमने 8,000 उठा लिया है, इसमें से बाकी जो 27,000 बंदा है वो अभी हमने रिकवर करना है। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के बंदे भी उठाए जाएंगे, इसमें यूट्यूबर भी उठाए जाएंगे, इसमें सारे उठाए जाएंगे। तो जिस पे अज़हर सदीक़ साहब ने ये कहा जी भाई एक बंदा कवर कर रहा है, उसकी ड्यूटी है, जिस तरह आपकी ड्यूटी थी आपने कवर नहीं किया। आपकी ड्यूटी थी कि कोई बंदा कैंट में ना एंटर हो, लेकिन आपने उन्हें कैंट में एंटर होने दिया। सबसे बड़ा निशान सवालिया निशान तो इस पर है। जो 9 मई को हुआ वो वाकई बहुत तकलीफ दे है, लेकिन हमारे अदारों पे भी सवाल उठते हैं कि भाई हमारी पुलिस किधर है। पुलिस ने रोकना था अवाम के मॉब को, फ़ौज तो बहुत बाद में आती है। तो पुलिस चुप थी, पुलिस साइड पे खड़ी तमाशा ही बनी हुई थी। तो आईजी साहब ने ये कहा जी आज मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदों की कॉल आई, उन्होंने कहा जी हमारे 3 कैमरा मैन हैं आपके पास। तो मैंने उन्हें कहा जी सॉरी मैं अभी नहीं बता सकता, तफ्तीश करके बताएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ तो आप तो कहते हैं पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी यही स्पीच करने वालों को उठा लेंगे, यही स्पीच करने वालों को आप कीनिया जाके मरवा देंगे, यही स्पीच करने वालों को आप सियालकोट एयरपोर्ट से उठा लेंगे, यही स्पीच करने वालों को आप यानी कि 9 मई के वाक़यात में कवर करने में उठा के मारेंगे।
तो भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये आप आवाज़ बंद कर रहे हैं। ना तो ऐसे आवाज़ें दबती हैं, ना ऐसे पार्टियां ख़त्म हुआ करती हैं। बिल्कुल सर, आप ये बताएं जो सारे मीडिया के खिलाफ सहाफ़ी वगैरह जो उठाए जा रहे हैं, इस तरह कुछ इसमें बेहतरी हो सकती है कि अभी भी वही उनका प्लान है कि इनको उठाना है, कुछ उसमें मिलेगी रिस्ट्रिक्शन, जैसे जो भी हो थोड़ा सा रिहाई मिल सकती है? इस पर हमारे सीनियर्स गए थे, उनके जो लिंक्स थे अपने लिंक्स वाले लोगों से मिल के आए हैं। तो अभी मेरी भी अपने सीनियर से बात हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि भाई फ़िलहाल तो वो कह रहे हैं जी सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, फ़िलहाल तो जाना ही पड़ेगा। जो बंदा जियो फेंसिंग में आएगा तो देखते हैं कौन कौन आएगा। भाई जो आएगा अपने हिस्से का खा के वापस आएगा, लेकिन इस तरह आवाज़ें नहीं दबेंगी। इस तरह ये जितना मारेंगे उतना ये उठेंगे, जितना ये दबाएंगे ये उतना बोलेंगे। या तो इन लोगों की ज़ुबानें काट दें, या तो इनको लटका दें चौंक चौराहों पे। अगर इनको आप बोलने का हक देंगे तो फिर ये चुप नहीं करेंगे। मारपीट से ये चुप करने वाले नहीं हैं। एक अरशद शरीफ मारा था, 100 अरशद शरीफ पीछे तैयार हो गया। तो इसलिए अदारों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपना काम करें, आवाम को अपना काम करने दें। हाँ, जो इसमें मुलव्विस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। घर बेशक इमरान खान का हो, घर बेशक परवेज़ लाई का हो, घर बेशक कोर कमांडर हो, या घर हो जना का, और घर हो बेशक किसी झुग्गी में रहने वाले का। हर बंदे के घर का उतना ही हक तकद्दुस है जितना जना हाउस का है, जितना इमरान खान के घर का है, जितना किसी आम शहरी के घर का है। घर का दरवाज़ा नहीं टूटना चाहिए किसी का भी, क्योंकि घर के लिए इंसान सारी ज़िंदगी जो है जलील होता है। एक मर्द जो है घर बनाने के लिए अपनी सारी उम्र रोडों पे गुजार देता है। अगर वही घर के दरवाजे टूटने लग जाएं तो फिर मेरे ख्याल से घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, अब आप क्या देखते हैं इस मामले को, इमरान रियाज साहब के मामले को? तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा या कुछ कड़ी का पता चलेगा कहाँ से कहाँ जुड़ी? हम तो दुआ गो हैं कि मेरा सुबह की पेशी पे इमरान भाई आ जाएँ। ठीक है, लेकिन आईजी साहब की प्रेस रिलीज़ के बाद, फिर और कई मामलात के बाद हमें ये लग रहा है कि मेरे ज़बान साथ नहीं दे रही कि मुझे लग रहा है कि ये इमरान भाई को अभी नहीं छोड़ेंगे। और डर लग रहा है कि कहीं अरशद शरीफ वाला हाल ना कर दें, कहीं हमें अरशद शरीफ के साथ इमरान रियाज को ना खोना पड़ जाए। इधर एक सबसे ज़रूरी बात इमरान भाई के वालिद ने जो कही थी, उन्होंने कहा था कि इनके घर पे हमला हुआ तो 24 घंटों में इन्होंने सारे अफराद को ढूंढ लिया है। हाँ। एक शहरी गायब है पिछले 7 दिन से, वो नहीं ढूंढा जा रहा। सबसे बड़ा सवाल ये निशान तो ये है कि इन्होंने जो लेडीज़ पकड़ी हुई हैं, लेडीज़ की जब बेल हो जाती है, एक 16 एमपीओ में बेल होती है, आप उन्हें रिहा करते हैं, दोबारा उनको हिरासत में रख लेते, फिर आप उनको 4-5 दिन अपनी फैमिली से नहीं मिलने देते। ये पता नहीं कैसा निज़ाम है, पता नहीं ये पीडीएम कब जान छोड़ेगी। ये आई मुल्क की सलामती के लिए, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही। मियाँ साहब को भी बड़ा गुस्सा लगता है कि जब उनको कोई कहता है कि मियाँ साहब सीधे ट्रैक पे आएँ, तो मियाँ साहब जब तक आप सीधे ट्रैक पे नहीं आएंगे आवाज़ें तो उठेंगी। कितनी आवाज़ें बंद करेंगे, कितने अरशद शरीफ मारेंगे, कितने इमरान रियाज उठाएंगे? जितने उठाएंगे उतने नहीं आएंगे। तो खुदारा मुल्क का सोचें। पाक फ़ौज भी हमारी है, हम पाक फ़ौज है। मैं एक बड़ी पहले से एक बात कहता होता हूँ कि फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड करना चाहा ना आपने, तो ये डिवाइड नहीं होंगे। ये जो मोहब्बत है ये ख़त्म नहीं होती। वो किसी ने लिखा था कि नफ़रत देख के अंदाज़ा हो रहा है कि मोहब्बत जो है ना वो बहुत शिद्दत की थी। तो ये सिर्फ पीडीएम का ये एक वतीरा है कि खान को इस्तेमाल करके अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाएं। कभी भी अवाम और फ़ौज आमने सामने नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमने डिस्कशन की, बातचीत की कि क्या ये सारा मामला था, और उनका सवाल पे सवाल ही है। मेरा भी आप लोगों से सवाल है कि आप ज़रूर इस मामले पे बताएं कि किस तरफ मामला जा रहा है, कौन सी कड़ी कहाँ जुड़ी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ये इसी तरह मुल्क में चलता रहा तो मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम एक फील्ड पे चलें और अच्छी तरह जो है इस मामले को ख़त्म करें। ये नहीं कि पहले अरशद शरीफ, फिर दूसरा इमरान रियाज, फिर कोई और। अगर हम इसी मामले में लगे रहेंगे तो बाकी आवाम कहाँ जाएगी? हमें आवाम का भी सोचना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।